नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है पंचतंत्र का। देवली उनियारा में उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम चौधरी को थप्पड़ जब रसीद किया तो उस थप्पड़ से ज्यादा गूंज इस बात की होने लगी कि एक जाति के नेता ने दूसरी जाति के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। आरएस एसोसिएशन का विरोध अपनी जगह, लेकिन ऐसे विवाद कब जातिगत रंग ले लें कोई सोच नहीं सकता। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जाट राजनीति के सबसे बड़े हिमायती नेता कहे जाने वाले हनुमान बेनीवाल खुद एसडीएम के विरोध में खड़े हो जाएंगे। राजनीति में नेता स्टैंड लेने से बनते हैं। हनुमान बेनीवाल ने मामले में जाति की लाइन से अलग हटकर जो स्टैंड लिया वो चर्चा का विषय है। वहीं मामले के दूसरे सिरे पर खड़े किरोड़ीलाल मीणा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी कि यह जातिगत लड़ाई नहीं है और ना ही बननी चाहिए। कुल मिलाकर इस मामले में मेरिट पर चर्चा होनी जरूरी है। थप्पड़ मारने के साथ यह भी जांचा जाना जरूरी है कि आखिर क्या हालात बने कि थप्पड़ मारा गया। सवाल बड़ा यह भी है कि क्या मामले में बड़े नेताओं ने जो परिपक्वता दिखाई वो काबिले तारीफ है या फिर इसके पीछे पॉलिटिक्स है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एसडीएम अमित चौधरी के रिकॉर्ड को लेकर भी जांच की जानी जरूरी है। ये विक्टिम कार्ड के इर्द गिर्द तो काम नहीं चलेगा। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चर्चा शुरू करूं उससे पहले जरा एक बार ये सुनिए। अच्छा राहुल, तीन झापड़ मारा, मैं तो कहूं 3-4 झापड़ करना चाहिए। अच्छा राहुल, मैं मार नहीं पाया, मैं थोड़ी मारता घूमूंगा। नहीं, कहीं कोई समाज का नहीं है। ये जाट से बैठे हैं, मैं मीणा हूँ, ये गुजर हूँ, ऐसी बड़ी कई समरसता अपने तीनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। इसको जाति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी स्तर से। जो मारने वाला है वो मीणा है, चाटा खाने वाला है वो जाट है। दोनों समाजों की प्रति से कोई ऐसी एडवर्स प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी। तो मेरिट पर इस पूरे मामले को देखा जाए, अब जातिगत इसको रंग नहीं दिया जाए, ये तमाम बड़े नेता कह रहे हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा उस वक्त इसी बात की होती रही कि क्या हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया होती है या फिर किसी बड़े जाट नेता की कोई प्रतिक्रिया होती है। लेकिन इस मामले में कोई एसडीएम के साथ खड़ा नज़र नहीं आया जब बात हिसाब किताब की हुई और बात ये जांचने की हुई कि गलती किसकी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कमलेश कुड़ी जी हैं, ये हैं आरएलपी से, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। कमलेश जी, आपका स्वागत है। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ रहेंगे, जाना माना फेस हैं, पूर्व आरपीएस हैं और अपनी तलखी के लिए जाने जाते हैं। मैं सबसे पहले योगेंद्र जोशी जी आपके पास आ रहा हूँ। अभी हम सुन रहे थे हनुमान बेनीवाल साहब को, कह रहे साहब मेरा काम तो मीणा साहब ने कर दिया, मैं होता तो 4 रखता, उन्होंने 1 ही रखा। राहुल जी, ये राजनीति से प्रेरित बयान है। जैसे मैंने दोनों के बयान सुने हैं, करोड़ी जी के भी सुने हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि अगर एक जाति के खिलाफ दूसरा कोई बात कहता है या दूसरा व्यक्ति एक जाति के खिलाफ कहता है तो ये समाज में बड़ा घोर विरोध पैदा हो जाता है। अब इन्होंने ये समझा है कि अगर मान लीजिए बेनीवाल ने कोई बात ये कह दी है कि जाति से कोई संबंध नहीं है, वो तो अधिकारी था और मेरे इलाके में भी रहा है, तो उसके अच्छे कोई रिजल्ट्स नहीं थे, इसलिए मैं होता तो उसके 3-4 और रसीद करता। इसी तरह से करोड़ी जी कहते हैं कि भाई जाति से तो क्या लेना देना है, देखो मैं जाट बैठा हूँ, बीणे हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये जातिवाद खेलते हैं एक अधिकारी के साथ तो इनको नुकसान ज्यादा भुगतना पड़ता है। अच्छा, इनको नुकसान भुगतना पड़ता है। जहां पर क्योंकि ऐसा नहीं है कि मीणे कोई एक ही बेल्ट पे हूं, मीणा जाति या जाट एक ही बेल्ट पे हूं, ऐसा नहीं है ना। अगर मान लीजिए जहां पर बेनीवाल जी चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर मीणे भी तो हैं और अदर कास्ट भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, सभी हैं। और इसी तरह से जहां नरेश, अब ये जो नरेश मीणा है ये यहाँ के रहने वाले हैं ही नहीं, ये तो ऐसी जगह के रहने वाले हैं जहां अलवर के, जहां पर मीणा समाज ही बहुत कम है। तो क्या होता है, ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ये अपनी अपनी जगह शिफ्ट करते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि ये जिस अधिकारी ने जो भी किया है, लेकिन ये नेता ऐसा क्यों करते हैं, इसका रीजन ये है कि हमेशा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करना। इन्होंने क्या सीढ़ी बना रखी है ये कि हमें अगर ऊपर चढ़ना है तो हमें सरकारी कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करना है। देखिए कारण क्या होता है, अभी आज आपने सुना होगा, सुबह अखबार में था कि कालीचरण जी अस्पताल गए, उनको कुर्सी नहीं मिली वो चलने वाली जो होती है। इसी तरह से एक बार गहलोत साहब गए थे तो टूटी व्हील चेयर जाती। तो क्या होता है, और तीसरा
जब पुलिस सड़क पे चालान बनाती है तो रिश्वत लेते हुए लोग देखते हैं। ऐसे ही जब एडीएम काम करता है, एसडीएम काम करता है, थानेदार काम करता है, और आप देखिए एक पार्टी का शासन होता है तो कोई आदमी जाता है कंप्लेंट लिखाने तो उसकी पहले सुनवाई हो जाती है। ये सब चीजें हमारे समाज को दिखती हैं और उसका फायदा कौन उठाता है? नेता उठाते हैं। ये क्या करते हैं कि दुखती नस पे दबाते हैं उसको पब्लिक की कि देखो ये इस तरह के नेता, हम साले को ठीक कर देंगे, तुम चिंता मत करो। तब पब्लिक तालियां बजाती। कारण कि जब पब्लिक अपने काम के लिए वहां जाती है तो इनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अगर सरकारी कर्मचारियों का अच्छे से रिस्पॉन्स मिलने लग जाए तो ये नेता नेतागिरी नहीं करे। मैंने जो शासन, जब मैं जब था थानेदार और सीआई रहा कोटा में, तो मेरे लिए बीजेपी और कांग्रेस समान थे। किसी ने मेरा कभी विरोध ही नहीं किया, कभी कोई नारेबाजी नहीं की, और अगर हमने किसी के साथ सख्त कार्रवाई की है तो उसने स्वीकार किया है। लेकिन एक बात दूसरी और बताता हूं, आजकल क्या है, जो अधिकारी आ रहे हैं नौकरी में, ये अधिकारी क्या करते हैं, पार्टी वाइज आते हैं। कौन किसको लगा रहा है, वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, वो किस राजनेता का आदमी है, ये इस तरह की चीजें पिछले 10 सालों में हो गई। और उसका नतीजा क्या है कि जब वो काम नहीं करता, हम सबका काम करते थे चाहे कोई भी हो, लेकिन आज जिस पार्टी का शासन है उस पार्टी का काम करेंगे, और जिसका शासन नहीं है उस पार्टी को काम नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। ठीक है, कमलेश कुड़ी जी हमारे साथ हैं। कमलेश कुड़ी जी, जो मैं समझ पाया हूं ना भी जोशी साहब की बातों से, वो ये है, आप भी समझिएगा, आप भी राजनीति को समझते हैं, कि ये राजनीति में अपना फायदा लेने की कोशिश है। कि मीणा साहब ने तो एक थप्पड़ मारा, मीणा साहब वो जो जेल में अभी, और हनुमान जी कहते हैं मैं 4 मारता, यानी वो 4 गुना लाभ चाहते हैं इससे। नहीं समझे आप, है ना? पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कमलेश जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि आपने सुना है जालोर में एक एसडीएम था भूपेंद्र सिंह करके, उसने किसान को लात मारी थी। किसान को जब एसडीएम लात मारता है तो कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन आज लोकतंत्र में ये जो यहाँ के एसडीएम अमित कुमार थे, इन्होंने मतदाताओं को भ्रमित किया, उनको दबाव में देकर वोट दिलाए, एक लोकतंत्र की परंपरा का अपमान किया, तो उसको एक चाटा मार दिया तो इतना बड़ा कूल का विषय हो गया, इतना बड़ा कूल बना रहे हैं। जब एक एसडीएम एक किसान को लात मारता है, उसकी जमीन खवाफ्त हो रही थी, उसका मुआवजा वो मांग रहा था, एसडीएम उस किसान को लात मारता है, सोशल मीडिया पे चला, न्यूज चैनल पे चला, सब चैनलों पे चला, तब उसका कोई इश्यू नहीं बनता है। हनुमान बेनीवाल जी ने सिर्फ ऐसे ही कहा कि उस अमित कुमार ने गलत किया, लोकतंत्र का अपमान किया, और ऐसे व्यक्ति को एक नहीं 4 चाटे मारने ही चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर लोकतंत्र का अपमान कोई संविधान से बड़ा कोई अफसर थोड़ी है, अफसर जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, जनता के टैक्स से अफसर की सैलरी जाती है, तो अफसर राजा नहीं है, जनता राजा है। और नरेश मीणा ने जो किया वो उसी के लायक था अमित कुमार, और अमित कुमार का कोई सपोर्ट जाट समाज नहीं कर रहा है। अमित कुमार एक अधिकारी है, उसकी एक रैंक है, तो समाज से कोई लेना देना नहीं है। नरेश मीणा ने जो किया उचित किया, और ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी ही होना चाहिए। इसमें जो जोशी साहब कह रहे हैं ना, मैं उस पहलू पे आ रहा हूँ। अलवर के रहने वाले हैं, ये जो एसडीएम है, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा आरएलपी को लाभ नहीं है, इसलिए अलवर का रहने वाला जाट अगर थप्पड़ खाता है तो क्या दिक्कत है? अगर ये नागौर का खाता, खींवसर का खाता, जोधपुर का खाता, बाड़मेर का खाता, तब फर्क पड़ता साहब? नहीं। अभी सुनिए, अभी अलवर में है ना, अलवर में हमारी पार्टी बहरोड से चुनाव लड़ी थी, और हमारी पार्टी आरएलपी एएसपी 2nd पोजीशन पे रही थी बहरोड से। कैसे नहीं है? लेकिन आप उसको सामाजिक मत बनाइए, उसको एक अधिकारी और कर्मचारी और जनता के सेवक, जनसेवक तक ही सीमित रखिए कि एक जनसेवक ने एक अधिकारी जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा था, संविधान का अपमान कर रहा था, उसको चाटा रसीद किया है। पर कमलेश जी ये भी तो कह रहे हैं ना, ये भी तो कह रहे हैं कि साहब वो एक समय में नागौर में लगे हुए थे। ये मेरे पास उनकी पूरी कहानी है साहब, 2 बार नागौर में उनकी पोस्टिंग रही। जो एसडीएम साहब है, उस जमाने की दुश्मनी है। एक तो अंडर ट्रेनिंग रहे 2020 में ही वो नागौर में पोस्टेड थे एसडीओ के पोस्ट पर, और तब कई काम वो करवाना चाहते थे हनुमान जी, वो हुए नहीं, और जब वो काम नहीं हुए तो तब की रंजिश थी, तब का गुस्सा था।
नहीं नहीं, हनुमान जी के काम आपको भी पता है, हनुमान जी के काम कौन रोक सकता है? आज जोधपुर में देखिए ना, आज जोधपुर में कैसे पीड़ित परिवार को सीबीआई जांच दिलवाई, कैसे मुआवजा दिलवाया, कैसे सरकारी नौकरी दिलवाई। हनुमान बेनीवाल का काम कभी नहीं रुका, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी सरकार रही। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक पीड़ित शोषित के लिए काम करता है, और उनका काम रोकने की औकात नहीं तो केंद्र सरकार की है, नहीं राज्य सरकार की है। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का बजट उन्होंने नागौर में सड़कों का, स्वास्थ्य का, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, हर काम हनुमान बेनीवाल का कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, जनता के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते हैं। जोशी साहब, कहानी ये है कि एक स्टैंड तो है, प्रॉपर स्टैंड है कम से कम। कोई चाहता तो साहब इसको और ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता था, जाति का बहुत बड़ा लीडर बनना हो तो वो कर सकता था कि साहब हम चौधरी के साथ में खड़े हुए हैं। आपने तो विभाग देखे ना साहब, हमने भी देखे हैं, हम सचिवालय के अंदर जाते, भले कोई कुछ कहे नहीं कहे, पर जातियाँ कितनी महत्वपूर्ण होती हैं यहाँ पर। नहीं चाहता तो कोई ये स्टैंड ले सकता था या बोल सकता था, नहीं बोलना भी एक स्टैंड है, ये कहना कि साहब हम जाति के साथ नहीं खड़े हैं ये भी एक स्टैंड है। नहीं राहुल जी, बिल्कुल सही बात है। आजकल जो चुनाव लड़ते हैं वो भी जाति आधारित चुनाव लड़ते हैं। आजकल पोस्टिंग्स होती हैं वो भी जाति आधारित होती हैं, धर्म आधारित होती हैं। इस प्रकार की पोस्टिंग्स होती हैं और उसका खामियाजा इन राजनीतिक दलों को भुगतना ही पड़ता है, ऐसा नहीं भुगतना पड़ता। अब जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति थे, अब इन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा वहां तो वहां परेशान हुए, यहां भी इन्होंने अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो ऑल रेपुटेशन का पता चल जाता है आदमी के कि ये किस प्रकार की रेपुटेशन का व्यक्ति है, क्या काम करता है। और ये चीजें जब सार्वजनिक रूप में आ जाती हैं तो फिर राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं बड़े बड़े, वो नेता हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए मेहनत करने वाला है, ईमानदारी से बिल्कुल काम करने वाला है और वो पार्शलिटी नहीं करता, तो अगर उसके साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हो जाता है तो राजनीतिक दल के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं, जनता सपोर्ट करती है। मैं तो बताऊं साहब, हड़तालें तक कर देते हैं। नागरिक अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो वहां धरने प्रदर्शन तक होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अच्छा काम करता है, इसलिए धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जो अधिकारी कहीं 19-20 होता है, उसके काम में कोई खामी होती है तो वो इस तरह से अभद्र व्यवहार भी सहन करता है। दूसरा, वो राजनीतिक दलों के हिट लिस्ट में आ जाता है, ये वो काम रहता है इसका। अब मैं ये कहूंगा कि अभी उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने चांटा मारा तो ये उचित है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे देश में कानून और व्यवस्था है और हम संविधान की दुआएं देते हैं, कानून की बात करते हैं, तो चांटा देने को हम इसको वैध नहीं मान सकते। और अगर मान लो ये मान रहे हैं तो ये जाने। फिर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब मैंने पुलिसिंग देखी है तो जो नेता हमारे हाथ के नीचे से निकल गए, हाथ के नीचे से निकल गए, उस नेता ने कभी भी हमारे सामने बदतमीजी नहीं की, करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो हाथ के नीचे से निकल गए। और अगर मान लीजिए हमने किसी नेता को, एक और दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए आज कांग्रेस का शासन नहीं है, मैं डीवाईएसपी लगाऊं, किसी कांग्रेस के नेता का मेरे पास टेलीफोन आया, यार जोशी जी अपना आदमी, मैंने ठीक है मैं देख लेता हूं। अब ये मेरा ऑब्लिगेशन, उसकी जब सरकार आएगी मेरे साथ वो जरबे वाली बात नहीं कर सकता कभी भी। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जयपुर में भी देखा है और कोटा में भी देखा है कि उसका टेलीफोन आया, मेरी आवाज पहचान के, जोशी जी ये जिसके साथ आप खड़े हो ना सामने, ये मेरा आदमी है। मैंने कोई बात नहीं, इसको ये कह दो कि आइंदा से मेरा कहना मान ले। हो गया। लेकिन उन नेता ने बाद में जब उनका शासन आया तो मैंने कहा साहब मेरे को फलानी जगह जाना, करेंगे आप मदद? उन्हें क्यों नहीं, जोशी जी आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? तो आप समझ रहे हैं, ये दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली बिल्कुल नहीं बजती। लेकिन हाँ, इस अधिकारी ने जरूर, मेरे को अब जो लग रहा है 5-7 दिन से, कि इस अधिकारी ने जरूर कहीं न कहीं 19-20 बातें की है अपनी पोस्टिंग के समय, इसलिए इसके साथ खड़े होने वालों की संख्या कम है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं मैं जोशी साहब इसी चीज के साथ आ रहा हूं, क्योंकि नरेश मीणा ने थप्पड़ मार दिया तो सारी चीजें छुप गई, सारी चीजें खत्म हो गई। अब इस बात पे डिस्कशन भी नहीं हो रहा है कि साहब नरेश मीणा इस मनोस्थिति में क्यों पहुंचा कि उसने थप्पड़ मार दिया। नहीं, क्योंकि थप्पड़ मारना इतना बड़ा कांड हो गया कि उसके बाद में ये चर्चा का विषय कभी बना ही नहीं। लेकिन क्योंकि अब नरेश मीणा जेल में, नरेश मीणा ने जो किया उसके बाद में वो अब उस केस को फेस कर रहे हैं। अब ये सवाल उठना जरूरी है कि ये स्थिति बनी क्यों, कि क्यों थप्पड़ मारने की नौबत आ गई,
किसी एसडीएम पर कोई ऐसे तो थप्पड़ नहीं मार देगा, जरूर कोई ऐसी स्थिति बनी होगी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस चीज की जानकारी कि वास्तविकता में हुआ क्या अंदर और बाहर क्या हुआ, ये जिसने अंदर से जाकर के कोई बात बाहर बताई और बाहर उस बात का संज्ञान लिया गया और ये एकदम से गुस्से में दौड़ के अंदर गया, इस चीज की जानकारी अभी तक वो व्यक्ति न तो सामने आया जिसने सूचना दी, न जिसके साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया एसडीएम ने, न वो सामने आया। अगर ये चीजें सामने नहीं आई हैं तो हम तो ये मानते हैं भाई ये कपोर कल्पना ही है या कोई इस तरह की बात थी जो एसडीएम से इनकी कहीं बाहर तू मैं हो गई होगी, तो उस चीज को इन्होंने भुना लिया। और अगर मान लीजिए जो जिस व्यक्ति की वजह से ये हुआ के साहब उन्होंने उसको कहा था वोट डालने के लिए कहा और इस तरह की डांट लगाई जिससे वोट डालने के लिए कहा, तो ये बात सामने आनी चाहिए ना। इन 5-7 दिनों में तो आई नहीं, न तो वो व्यक्ति आया, न बयान आया, न जांच हुई, न कुछ हुआ। तो इस तरह की ये चीजें जो होती हैं ये राजनीति से प्रेरित होती हैं और इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ये झापट वापट मारने का, बताओ ये कल कह रहे थे वो उनने की जरबासू बात करेगा। अब ये जो जरबे की जो बात कर रहे थे ना, मैं बताऊं ये एमएलए भी नहीं थे, ये चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, लेकिन जाजपुर का उस समय का डीवाईएसपी इनको सैल्यूट मारता था। ये जानकारी कैसे मिली मुझे व्हाट्सएप पे मिली। अच्छा, कि साहब मैं पुलिस का हूं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जोशी साहब वहां एक डीवाईएसपी लगा था, तो वो आगे अगर ये सत्ता में आ जाए तब मेरी पोस्टिंग हो जाए, तो सैल्यूट में सैल्यूट ठोकता था। अरे भाई एमएलए जब बन जाए तो ठोकिए, वो अधिकार प्राप्त है उसको, आप पैनल में बहुत ऊपर आता है, लेकिन जब वो है ही नहीं तो क्यों मारते हैं। उन्होंने कहा अगर आ गए तो हमको यही सवाल पूछ रहे थे कुड़ी जी, जो सलूट मारे उसके हम साथ में नहीं कमलेश जी, और जो सलूट नहीं मारे उसके हम साथ में नहीं, उसको हम थप्पड़ मारेंगे, ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बिल्कुल जो नरेश मीणा का जो प्रकरण है वो बिल्कुल अलग प्रकरण है, उसमें सल्यूट का या किसी की तरफदारी करने वाला कोई मामला नहीं है। जो अमित कुमार एसडीएम था उसने करते ऐसा किया था, उसने जबरदस्ती समरावता के जो मतदाता है उनको डराया धमकाया, उनको दबाव में कर्मचारियों को लेकर 2-4 वोट डलवाए। तो नरेश मीणा इस बात से परेशान था कि लोकतंत्र का अपमान एक मौजूद वहां का अधिकारी कर रहा है, तो ये उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने आवेश में आकर यही चीज तो योगेंद्र जी कह रहे हैं ना, आप समझिए यही चीज जोशी साहब कह रहे हैं कि ऑन एविडेंस ऑन पेपर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई कि कौन गया था, कहने किसने सूचना पहुंचाई, कौन था कौन नहीं था। अगर कुछ सामने आया तो सिर्फ थप्पड़ आया। सरकार को इस मामले की जांच करवानी चाहिए, उनको उच्च स्तरीय कमेटी गठित करनी चाहिए कि अंदर क्या हुआ बाहर क्या हुआ, सारी चीज का पता लगाना चाहिए सरकार। आज हो गई ना कोई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज किरोड़ी लाल मीणा गए थे, और किरोड़ी लाल मीणा थे वहां पर कन्हैया लाल चौधरी थे, वहां पर जवाहर बेगम थे, तीनों ने कहा है कि साहब हम हाई लेवल जांच इसकी करवा रहे हैं, संभागीय आयुक्त जांच करेंगे और जितना टाइम लगेगा उसको जांच होने में 3 महीने जो लगते हैं, उसके बाद में जो 3 महीने 2 महीने लगने हैं उसमें सामने आ जाएगा। सुनिए फिर इस मामले में नरेश कमलेश कुड़ी शायद हमारा संपर्क कट गया है। नहीं, जांच भी जल्दी हो जाए नहीं जोशी साहब, ताकि वो जो भी चीज़ है वो ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि पता चल जाए दूध का दूध हो पानी का पानी हो। ये भी टेस्ट हो जाए कि साहब ये थप्पड़ जो मारा है ये हार का डर था या फिर ऐसी परिस्थिति बन गई कि उस एसडीएम ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद में ये मजबूर हो गए कि या फिर ये ऐसे ही व्यक्तित्व है इनका कि जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। नहीं देखिए राहुल जी, ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं मिला। एक नाराजगी तो ये है इनकी। दूसरा क्या है, जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो दूसरा पक्ष भी तैयार रहता है हाथ लगाने के लिए पीछे से। अच्छा, ये भी रहता है जब तेरे को वहां से टिकट नहीं दिया तो हम भी देखते हैं, अगर हमारे को तुम सपोर्ट कर दो या हमारे साथ तुम मिल जाओ या हमारी बात तुम मान लो या हमारा ध्यान रख लो, तो फिर राजनीति पलट जाती है। अब आप देखिएगा, अगर या तो ये चुनाव जीत जाएगा, ये अगर चुनाव जीत गए तो ये बीजेपी में चले आएंगे, और अगर चुनाव हार गए ये तो इनको आगे चुनाव में टिकट कहीं से नहीं मिलेगा। कारण कि अब इनके मुकदमे जो 25 मुकदमे हैं, जितने 20 मुकदमे हैं उनमें इनके जो है वारंट जारी हो रहे हैं लगातार। अब दूसरा आज पता किया था दूसरे मुकदमे में भी ये 25 दिन की जेसी में चले गए हैं।
अब इनका जो खाता है वो बीजेपी ने खोल लिया और एक एक लाइन काटते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो रिजल्ट आने के बाद में ये पता चलेगा कि इनकी क्या स्थिति है। अगर इनकी स्थिति मजबूत होगी तो ये सब इनका चांटा मारना इनके काम आ जाएगा, और अगर इनकी मजबूती कमजोर होगी, ये नहीं जीत पाएंगे, तो इससे इनको ये नुकसान होगा। और मैं बताऊं आपको कि ये इसके अंदर अगर ट्रायल हुआ, ट्रायल फेस हुआ इस मामले में, तो ये सजा भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो नया कानून है उसके अनुसार जो सीसीटीवी फुटेज है और जो वीडियोग्राफी है, ये फर्स्ट एविडेंस हो गया। पहले सेकेंडरी एविडेंस, अब फर्स्ट एविडेंस है, इसलिए सजा मिलने में कोई देर नहीं लगेगी। दूसरा, हमारे यहां पर एमएलए और एमपी कोर्ट नहीं है। मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को एमएलए एमपी कोर्ट जल्दी खोल देने चाहिए, ताकि जो इस प्रकार के होते हैं मुकदमे, उन मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो। पर ये तो ना एमएलए ना एमपी है, तो कुछ है ही नहीं। नहीं, ये नहीं है, लेकिन हम जितने भी हैं, ये जितने बाकी लोगों के खिलाफ वो होने चाहिए। दूसरा, जो ये मुकदमे हैं एमएलए एमपी, अगर मान लीजिए पहले रह गया एमएलए, तो इनकी जांच सीआईडी भी करती है। बस ये एक बड़ा भारी इन्होंने एक लोकुना दे रखा है कि जब भी कोई एमएलए एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो सीआईडी भी करेगी, और वहां ले जाकर के 5-5 साल तक वो मुकदमा डंप पड़ा रहता है जब तक उनकी सरकार रहती है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, विड्रॉल की प्रक्रिया चालू हो जाती है। लेकिन अब नए कानून में ये हो गया कि 7 साल से ज्यादा का कोई ऐसी सजा है जिसमें 7 साल से ज्यादा है, तो परिवादी जब तक अनुमति नहीं देगा सरकार केस विड्रॉ नहीं कर सकती। तो ये परिवर्तन नए कानून के हिसाब से हुआ है, और उसके हिसाब से ये अगर ट्रायल होगी और इनका कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो ये सजा के भागी होंगे। जैसे शायद आपने सुना होगा, अजमेर में एक एसपी थे सुनील दत्त, उनके एक एमएलए ने उस समय चाटा मारा था 20 साल पहले, और अभी कुछ दिन पहले उनको सजा हुई है 3 साल की। लेकिन अब वो क्या हुआ कि वो अब फ्री हुए, वो तो चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इतना जो समय लगता है कानूनी प्रक्रिया में, इससे ये लोग लाभ प्राप्त करते हैं और इनको डर नहीं रहता। डिलेड इज डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज डिनाइड, और अब नहीं होगा, उतना वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं बताऊं ना आपको, एक कमलेश कुड़ी जी, आपकी पार्टी की आरएलपी की एक तरीका है काम करने का। आप लोग बड़ी मस्कुलर राजनीति पसंद करते हैं। मस्कुलर राजनीति मतलब बाहें चढ़ा करके मैं इन्हें मार दूं और बिन्हें मार दूं, यूँ कर दूं और वो कर दूं, कपड़ा फाड़ दूं और गाबा फाड़ दूं और जरबा कर दूं और यूँ कर दूं वो कर दूं। ये वाली जो राजनीति है ना, ये आरएलपी को सूट करती है। तो जब हनुमान बेनीवाल ये कहते हैं तो अचानक से मैं देखता हूँ कि वहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनके अंदर एक जोश आ जाता है, और वो जो काम नरेश मीणा ने किया है वो आपकी राजनीति को सूट करता है। आपको लगता है अब समय आ गया आरएलपी का विस्तार करने का, अब उस इलाके में भी विस्तार करें जहां नरेश मीणा अपना वजूद रखते हैं। अब थोड़ा जाट बिरादरी से बाहर निकलें और मीणा बिरादरी के अंदर भी पांव पसारें। ये कोशिश है, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 19 और आज 20वां दिन से जोधपुर के एक हॉस्पिटल में एक महिला की 6 भागों में काट के हत्या कर दी गई, उसका बॉडी पड़ी थी। लेकिन 20 दिन से बीजेपी और कांग्रेस का कोई नेता नहीं गया, कोई उसका धनी नहीं बना जाके। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल कल शाम को गए और आज न्याय हुआ, सीबीआई जांच रिकमेंडेड हुआ। तो हनुमान बेनीवाल को एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी 2018 में बनाई। उसके बाद मीणा, यादव, गुजर, SC ST, मुस्लिम, सब लोगों को टिकट दिए, सब लोगों के साथ जुड़े और हमेशा वो 36 कौम की बात करते हैं। एक मैं आपके माध्यम से ये करना चाहता हूं कि आपने भी बताया कि किरोड़ी लाल जी बता रहे थे कि उच्च स्तरीय जांच नरेश मीणा के प्रकरण में उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा की है। एक सेकंड, वक्त थोड़ा सा कम है। यहाँ पे सीताराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, नरेश मीणा के वकील जुड़ गए। फटाफट कमलेश जी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि नरेश मीणा को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना कि जालोर के एसडीएम भूपेंद्र सिंह को किसान के ऊपर लात मारने पे मिला। ठीक है, जालोर के एसडीएम को जितना किसान, ये तो न्यायपालिका तय करेगी ना, जितना दंड मिला उतना ही। कमलेश जी, ये तो न्यायपालिका तय करे। दीवाने खास तो है नहीं कि अकबर जी अकबर ने कोई दीवाने खास लगाया और वहां फैसला सुना दिया और हो गया। अब तो अदालतें हैं और बहुत सही तरीके से उसका फैसला होता है, सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी। हो सकता है बरी हो, हो सकता है बरी हो, वो तो अदालत को तय करना है। ठीक है, मैं सीताराम शर्मा जी के पास जा रहा हूँ।
बेटों को टेंडर की मैं सीताराम शर्मा जी के पास में, अरे आप अदालतों पे भी आ जाते हैं कमलेश जी, अदालतों को छोड़िए, वो राजनीति का विषय नहीं, छोड़िए, यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, अदालत में मत आइए। सीताराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताराम शर्मा जी वकील है नरेश मीणा के। सीताराम शर्मा जी, थप्पड़ मारा नरेश मीणा ने जो किया उसके लिए जेल के अंदर, ठीक है, अब वो प्रोसीजर चल रहा है, प्रोसिक्यूशन होगा नहीं होगा, वो केस आप लड़ रहे हैं किताबें पढ़ पढ़ के। मैं जो चीज कह रहा हूं वो बताइए, क्या जी ये कुछ एविडेंस में आया अभी तक सामने कि ये हाथ चलाने की नौबत क्यों आड़ पड़ी? क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि उनको उकसाया गया, कोई ऐसा काम हुआ जिस वजह से थप्पड़ मारना पड़ा? जी, अभी ऐसा हुआ है कि वहां से जो बातचीत हुई उससे ये हुआ कि इन्होंने जबरदस्ती उन वोटरों से वोट डलवा दिए थे, जबरदस्ती करके, और इसलिए वो आवेश में आकर के और उन्होंने अंदर जाकर के और ये घटना हुई है। अच्छा, ये पर जबकि जबरदस्ती वोट नहीं डलवाना चाहिए। अच्छा, केस डायरी में आया ये अभी तक? आपके सामने केस डायरी आई होगी? जी, आपके पास केस डायरी आई होगी? केस डायरी कोर्ट में पेश हुई थी। केस डायरी को हम देख नहीं सकते, पर जो तथ्य आए हैं और जो जैसा हमको बताया गया है, सूचना मिली है मौके पे, क्योंकि 60 आदमी और पेश हुए, 58 आदमी और पेश हुए हैं, तो ये था कि वो जबरदस्ती वोट डला रहे थे और पता नहीं चलने दे रहे थे। जब पता चला कि वो वोट डल गए तो आवेश में आ गए, और वहां उपस्थित लोगों ने उसको ठीक से मेंटेन नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया। ये पुलिस महकमा बिल्कुल पूरी तरह फेल रहा, वरना ऐसा कुछ नहीं था। क्या नरेश मीणा के दिमाग में कुछ ऐसा था कि अमित चौधरी, क्योंकि उनका नाम सरनेम चौधरी है, इसलिए उनको थप्पड़ मारना है, या फिर इसलिए मारना था कि उन्होंने कुछ गलत किया? तब किस माइंडसेट में उन्होंने किया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब अंदर गए तो वो जब पता चला कि वोट डले हैं तो ऐसा कोई आवेश में आकर के हुआ होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। चौधरी ऐसा कोई जातिवाद का मामला नहीं था। ठीक है, अभी आपकी तरफ से डिफेंस क्या है इस पूरे मामले को लेकर के? आप किस डिफेंस के साथ जा रहे हैं? एक तो ये पूरी तरह से कानून फेलियर मामला है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन नहीं हुआ। वहां रह करके लोग यदि ठीक से पुलिस महकमा काम करता तो ये घटना ही नहीं होती। ये जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है, और जो मुकदमे दर्ज हुए नरेश पर वो सारे आर्टिफिशियल मुकदमे हैं। एक दिन में ही जांच करके पीसी मांग रही है पुलिस, जैसी मांग रही है, तो इसका मतलब कोई जांच ही नहीं हुई। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं, शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं मैं होता तो 4 लगाता, वो तो नरेश मीणा थे, उन्होंने सिर्फ 1 लगाया। ये तो खैर उनका निजी बयान है। मैं तो कानूनी रूप से कहना चाहूंगा कि ये पूरा का सिस्टम फेल है, और ऐसे लोगों को सरकार को यहाँ से फील्ड से हटा करके कहीं दूसरी जगह लगाना चाहिए। ये गलत है। पर लिखित में इनकी कोई पहले कोई शिकायत तो आई नहीं। अगर कोई शिकायत आई होती तो फिर कार्रवाई होती। इनकी कोई शिकायत थोड़ी आई थी पहले, अमित चौधरी की। किसकी? नहीं, ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं, हमारे ध्यान में नहीं थी, हमको नहीं बताया गया पहले। पर इन्होंने गलती की है, वहां जबरदस्ती लोगों से वोट डलवाए, तो ये गलत किया इनको। तो आपके पास डिफेंस के पास इस चीज के एविडेंस है क्या कि गलत तरीके से वोट डलवाए गए? हाँ, हमारे पास डिफेंस हमने इस तरह से पेश किए हैं। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कोर्ट में, न्यायालय उनियारा में हमने मुकदमे पेश किए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि नौबत ऐसी आई, आप ये कह रहे हैं नौबत ऐसी आई और उस एसडीएम ने ऐसा काम किया जिस वजह से आवेश में आकर के हाथ चलाने की नौबत आ गई, कुछ प्री मेडिटेटेड नहीं था? नहीं, इसमें यह था कि जब वो कह रहा था कि अधिकारी आकर के इस मामले को सॉर्ट आउट करे, तो सारे लोगों को आकर के सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो है 3 वोट डला करके अपना काम खत्म करे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इनको ठीक से काम करना चाहिए था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसडीएम की गलती थी जिस वजह से सब कुछ हुआ। अगर वो गलत नहीं होते तो ये स्थिति नहीं बनती, है ना सीताराम जी? जी, बिल्कुल सही। ठीक है, शुक्रिया सीताराम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश गुड़ी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र जोशी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात की एक बात ये कि अव्वल तो हिंसा को किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता, और दूसरा, जब कोई भी अधिकारी हो अगर वो गलत कर रहा है और गलत काम कर रहा है तो फिर उसका जाति का बीच में नहीं आना अच्छा होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई जात मत पूछो साहब की। अच्छा हुआ जात नहीं पूछी गई, और बड़े नेताओं ने जो स्टैंड लिया, मैं तो फिरोजलाल मीणा के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल ने जो कहा, अगर यहाँ जाति बीच में आती तो मामला दूसरा हो जाता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि बड़े नेताओं ने जो स्टैंड लिया वो सकारात्मक था, पॉजिटिव था, उन्होंने जाति को हावी नहीं होने दिया। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि ये नौबत आई क्यों। क्या इस स्थिति को जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसको टाला जा सकता था?
अगर वो अधिकारी सही काम कर रहा होता तो। ये भी एक जांच का विषय है और इस पर भी जांच हो तो अच्छा है। आज ये था हमारा पंचतंत्र।